हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इकाई क्रमांक 2 कैल्क के साथ काम करना। इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं चैप्टर क्रमांक 4 परिदृश्य और लक्ष्य की तलाश में डेटा का विश्लेषण। बच्चों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं चैप्टर क्रमांक 4 के बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद हम लोग देखेंगे सही एवं गलत कथन और साथ ही हम लोग जानेंगे रिक्त स्थान। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बोलूँगा कि यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ आप लोगों के सामने आपके बुक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आता है स्प्रेडशीट में निम्न में से किसे डेटा विश्लेषण का उपकरण माना जा सकता है। तो आपके सामने इसके विकल्प दिए गए हैं कंसोलिडेट डेटा, दूसरा गोल सीक, तीसरा सब टोटल और 4 नंबर दिया गया है उपरोक्त सभी। तो बच्चों, बताना चाहूँगा कि जब हमें डेटा विश्लेषण या फिर डेटा एनालिसिस करना होता है तो उसके लिए हम इन सभी फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो अतः इसका उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद बात करें दूसरे प्रश्न की, तो आता है निम्न में से कौन एक विश्लेषण उपकरण नहीं है। तो हमें यहाँ पर यह बताना है कि इनमें से कौन सा एनालिसिस टूल नहीं है। तो यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए हैं एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेल, ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट एवं उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, आपको बताना चाहूँगा इसमें से एमएस एक्सेस एक एनालिसिस टूल नहीं है, जबकि यह एक डेटाबेस टूल है। तो इसका सही उत्तर होगा एमएस एक्सेस। इसके बाद बात करें तीसरे प्रश्न की, तो तीसरा प्रश्न आता है लिब्रे ऑफिस कैल्क के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है। पहला है स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा, दूसरा क्रिएट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड थर्ड एनालिसिस ऑफ डेटा और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो बच्चों, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत हम या लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत हम यह सभी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। इसके बाद बात करें प्रश्न क्रमांक 4, जो कि आता है कैल्क में स्प्रेडशीट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है। तो यहाँ हमें कैल्क के लिए स्प्रेडशीट के लिए एक्सटेंशन नेम बताना है। तो इसका सही उत्तर है .ods। तो डी क्रमांक इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद बात करें पांचवें प्रश्न की, तो आता है कंसोलिडेट का उपयोग करते समय डिफ़ॉल्ट कार्य या हमें बताना है डिफ़ॉल्ट फंक्शन कौन सा होता है। तो जब हम कंसोलिडेट का उपयोग करते हैं, जब उसका डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आता है तो हम लोग देखते हैं कि उसमें सम फंक्शन डिफ़ॉल्ट रूप से दिया होता है। तो इसका सही उत्तर होगा सम, बी क्रमांक का। इसके बाद बात करें प्रश्न क्रमांक 6 की, तो है समूह द्वारा कॉलम पर टूल का उपयोग समरी फंक्शन को अप्लाई करने के लिए किया जाता है। तो आपके विकल्प हैं कंसोलिडेट फंक्शन, दूसरा है ग्रुप एंड आउटलाइन, थर्ड है व्हाट इफ सिनेरियो एंड लास्ट है आपका सब टोटल। तो यहाँ यदि हमें कॉलम के ऊपर समरी फंक्शन उपयोग करना है तो इसके लिए हम सब टोटल टूल का उपयोग करते हैं। तो डी क्रमांक इसका सही उत्तर होगा। बात करें 7वें प्रश्न की, इनपुट बदलते समय आउटपुट का अनुमान लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि जब हम इनपुट को बदलना चाहते हैं और आउटपुट का अनुमान लगाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर किस टूल का उपयोग करना है। तो इसके लिए हम व्हाट इफ सिनेरियो टूल का उपयोग करते हैं और यह हमें आउटपुट के समय इनपुट बदलने की सुविधा देता है। इसके बाद बात करें व्हाट इफ टूल में आउटपुट प्रदर्शित होता है। तो इन द सेम सेल, ड्रॉप डाउन लिस्ट और ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं। तो जब हम व्हाट इफ टूल का उपयोग करते हैं तो वहाँ जो भी आउटपुट प्रदर्शित होता है वह आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंतर्गत होता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी क्रमांक, ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसके बाद बात करें एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के लिए कौन सा उदाहरण है। तो जब किसी सेल को एब्सोल्यूट बनाया जाता है तो वहाँ पर जो कॉलम नेम एवं रो नंबर होता है उन दोनों के पहले एक डॉलर का साइन लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर बी क्रमांक उत्तर आपका सही होगा। तो यहाँ आप इस उत्तर पर टिक लगा सकते हैं।
बात करें 10वें प्रश्न की तो आता है विश्लेषण उपकरण रिवर्स ऑर्डर में काम करता है। हमें यहाँ पर यह बताना है कि वह कौन सा एनालिसिस टूल है जो कि रिवर्स ऑर्डर में काम करता है, जिसका मतलब है कि आउटपुट के आधार पर इनपुट को ढूंढता है। तो इसके लिए हम गोल सीक फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बी क्रमांक गोल सीक। इसके बाद बात करें सही एवं गलत कथन की, तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर कथनों को देख सकते हैं। पहला है समेकित कंसोलिडेट फंक्शन का उपयोग दो या अधिक सीट से जानकारी को एक में संयोजित करने के लिए किया जाता है। तो यह उत्तर सही है, आप लोग इसमें सही या फिर ट्रू लिख सकते हैं। इसके बाद बात करें दूसरे प्रश्न की, डेटा को देखने और उसे तुलना करने के लिए कंसोलिडेट फंक्शन का उपयोग नहीं किया जाता है, जबकि यह कथन गलत है, क्योंकि डेटा को देखने या उसकी तुलना करने के लिए हम कंसोलिडेट फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं, अतः इसका उत्तर होगा फॉल्स। बात करें तीसरे प्रश्न की, तो स्रोत डेटा से लिंक की जांच की जाती है। यदि स्रोत डेटा में कोई बदलाव किया जाता है तो टारगेट सीट को अपडेट कर दिया जाता है। तो यह कथन पूर्णतः सत्य है। जब हम सोर्स डेटा में किसी भी प्रकार के चेंजेस करते हैं तो जहां पर भी हम उसका एनालिसिस करते हैं वहां पर ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाते हैं। बात करें फोर्थ कथन की, तो आता है कैल्क में सबटोटल का उपयोग सॉर्टिंग हेतु फिल्टर डेटा का उपयोग करने की आवश्यकता है। तो यहाँ हमें सॉर्टिंग के लिए फिल्टर करने की आवश्यकता नहीं होती है, यह ऑटोमेटिकली उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेव कर देता है। तो यह कथन पूर्णतः गलत है, इसको आप फॉल्स लिखेंगे। बात करें पांचवें प्रश्न की, तो आता है सबटोटल टूल सभी कॉलम के लिए केवल एक प्रकार के समरी फंक्शन का उपयोग कर सकता है। तो यह कथन भी गलत है। अगले प्रश्न की बात करें तो एक सीट के लिए केवल एक परिदृश्य बनाया जा सकता है, जो कि पूर्णतः गलत है। एक सीट के लिए हम कई सारे परिदृश्य बना सकते हैं। इसके बाद बात करें व्हाट इफ एनालिसिस टूल सेल्स के एक एरे का उपयोग करता है। तो यह कथन भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर वह दो एरे का उपयोग करता है और इसमें आपको एक एरे कहा गया है, तो यह कथन गलत होगा। बात करें इनपुट के आधार पर आउटपुट की गणना करते समय समरी फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो यह कथन सही है, हम समरी फंक्शन का उपयोग इनपुट के आधार पर आउटपुट की गणना करने के लिए करते हैं। इसके बाद बात करें रिक्त स्थानों की, तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर रिक्त स्थान देख सकते हैं। कहा गया है कंसोलिडेट फंक्शन का उपयोग कई सीट से जानकारी को खाली स्थान की जानकारी को संयोजित करने के लिए किया जाता है। तो इस फिल इन द ब्लैंक में आप भरेंगे एक सीट में, और साथ ही आप लोगों को जो यहाँ पर जानकारी लिखा हुआ था उसको काटेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न के अंदर आपकी जानकारी को इसको हटा देंगे, यह इसमें गलत लिखा हुआ है। और अब आप लोगों के सामने प्रश्न होगा कंसोलिडेट फंक्शन का उपयोग कई सीट से जानकारी को खाली स्थान संयोजित करने के लिए किया जाता है। तो आप खाली स्थान में भरेंगे एक सीट में। दूसरा प्रश्न आता है डेटा को खालिस्तान फंक्शन का उपयोग करके ट्रेंड और रिलेशनशिप की पहचान के लिए एक ही सीट में देखा और तुलना किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का या इस खालिस्तान में आप भरेंगे कंसोलिडेट। बात करें तीसरे खालिस्तान की, तो आता है डेटा की तुलना करने के लिए डेटा मेन्यू के तहत आपको कंसोलिडेट का उपयोग कई सीट से सूचनाओं को एक सीट में मिलाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आप भरेंगे कंसोलिडेट। बात करें चौथे नंबर के फिल इन द ब्लैंक की, तो आता है कैल्क में खालिस्तान उपकरण स्वचालित रूप से समूह बनाता है और समूहीकृत डेटा पर कार्य करता है। तो इसके अंदर आप लोग भरेंगे सब टोटल। इसके बाद बात करें पांचवें खालिस्तान की, तो आता है बदलती परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न विकल्पों का पता लगाने और तुलना के लिए परिदृश्य का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आप भरेंगे व्हाट इफ टूल, या इसका सही उत्तर व्हाट इफ सिनेरियो भी है। तो सिनेरियो को यहाँ पर हिंदी में परिदृश्य लिखा गया है, तो इसके अंदर आप लिखेंगे व्हाट इफ टूल। इसके बाद बात करें छठवें खालिस्तान की, तो आता है व्हाट इफ क्वेश्चन के लिए एक योजना उपकरण है। तो इसके अंदर आप लोग भरेंगे व्हाट इफ एनालिसिस टूल, जो कि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के लिए एक फंक्शन हमें दिया गया होता है। बात करें सातवें खालिस्तान की, तो इसके अंदर हमें दो खालिस्तान देखने के लिए मिलते हैं। तो पहले खालिस्तान में देख लें व्हाट इफ एनालिसिस टूल खालिस्तान सेल्स के एरे का उपयोग करता है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पर दो सेल्स का उपयोग करता है, एक एरे में इनपुट लेता है जबकि दूसरे एरे में सूत्र द्वारा आउटपुट दिखाया जाता है। बात करें आठवें खालिस्तान की, तो आता है कि खालिस्तान से विशिष्ट आउटपुट के लिए इनपुट का पता लगाने में मिलती है। तो यहाँ आप लोग इसमें भरेंगे गोल सीक।
तो बच्चों इस प्रकार से अध्याय 4 के खाली स्थान और सत्य असत्य कथन और साथ ही आपके MCQ यहीं पर ख़त्म होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अध्याय 4 के प्रश्नोत्तर देखेंगे। और जो भी बच्चे यदि इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप लोगों के लिए भी उत्तर सेम होंगे। बस आप लोगों को जो यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी में दिए गए हैं तो आप लोग अपनी बुक में यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिए गए होंगे, तो आप वहाँ पर इन सभी आंसर्स को लिख सकते हैं। तो बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।